एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल लाइब्रेरी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज स्टार्ट की थी और ग्रुप में डेली मेंस आंसर राइटिंग हो भी रही है। तो आज मैं आपका जो क्वेश्चन लेके आई हूँ वो सीआरपीसी से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन आपका सन 2018 में उत्तर प्रदेश जुडिशरी में पूछा भी जा चुका है। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के भी देख लीजिए, तो ये जो क्वेश्चन है आपका इससे पहले कभी नहीं पूछा गया है। 2018 में ये फर्स्ट टाइम पूछा गया था। तो आज मैं वही क्वेश्चन यहाँ लेके आई हूँ और ये क्वेश्चन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में तो बनते ही बनते हैं। ओके, ये मेंस का ही क्वेश्चन है। तो आज का जो क्वेश्चन है, व्हाट इरेगुलरिटीज कमिटेड बाय अ कोर्ट डू नॉट विटिएट ट्रायल, आल्सो डिस्कस व्हेन इट विटिएट। मींस न्यायालय द्वारा कारित की गई कौन सी अनियमितताएं परीक्षण को दूषित नहीं करती हैं, या भी विवेचना कीजिए कि कब दूषित करती हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है कि जिसमें ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कार्यवाही है मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कि ट्रायल को विटिएट करती है एंड ट्रायल को विटिएट नहीं करती, यानी दूषित नहीं करती है। विटिएट का मतलब होता है दूषित। ओके, एंड आइए इसके आंसर देखते हैं। और आंसर जो है आपका मैं इंग्लिश में लेके आई हूँ, लेकिन मैं समझाऊंगी दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग इरेगुलर प्रोसीडिंग्स आर एम्बॉडीड in chapter 35 under section 460 to 466 of the CRPC. This chapter deals with the effect of irregularities in which proceedings before criminal courts. मीन्स आपका जो चैप्टर 35 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का, ये आपकी इरेगुलरिटीज़ की बात करता है, यानी अनियमित कार्यवाहियों की बात करता है, जो कि सेक्शन 460 से लेके 466 तक कवर किया गया है। ओके, बट यहाँ आपका मैं 460 एंड 461 ही कवर करूँगी, बिकॉज यहाँ आपका सिर्फ इरेगुलर प्रोसीडिंग्स के बारे में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी प्रोसीडिंग्स है जो कि आपके ट्रायल को विटिएट करती है और आपके ट्रायल को विटिएट नहीं करती है। तो यहाँ सिर्फ दो सेक्शन की मैं यहाँ बात करूँगी, 460 एंड 461। 460 की अगर मैं बात करूँ तो 460 में ऐसी कार्यवाहियों को यानी ऐसी प्रोसीडिंग्स को बताया गया है जो कि आपके ट्रायल को विटिएट नहीं करती है। एंड देन अगर मैं बात करूँ 461 की, तो 461 में ऐसी कार्रवाइयों को बताया गया है जो कि आपके ट्रायल को विटिएट करती हैं। ओके, आइए देखते हैं 460। इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विटिएट प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 460। तो ऐसी अनियमितताएं जो कि आपकी कार्रवाइयों को दूषित नहीं करती हैं, 460 नहीं करती हैं। ओके, और 461 जो है आपका करती हैं, दूषित करती हैं। ओके, विटिएट करती हैं। तो 460 कहता है कि आइए देखते हैं। सेक्शन 460 प्रोवाइड्स फॉर लीगल प्रोविजंस डीलिंग विथ इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विटिएट प्रोसीडिंग्स। इट cures 9 kinds of irregularities if only when they are done in good faith. It provides that if any magistrate who is not empowered to do any of the following 9 things erroneously and in good faith does that things, his proceedings are not to be set aside merely on the ground of his not being empowered to do so. These 9 cases of irregularities are as follow. मीन्स आपका सेक्शन 460 में आपका 9 ग्राउंड्स बताया गया है जो कि आपकी प्रोसीडिंग्स को, आपके ट्रायल्स को विटिएट नहीं करती हैं। अगर कोई मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है उस एक्ट को करने के लिए, फिर भी वो एक्ट करता है जो कि आपकी 460 में बताई गई है, जो कि 9 पॉइंट है। ओके, अगर उनको करता है तो गुड फेथ में, तो आपकी ऐसी कार्यवाहियों को दूषित नहीं किया जाएगा, सेट असाइड नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड में कि जो आपका जो मजिस्ट्रेट था वो आपका एम्पावर्ड नहीं था। ओके, बट आपको इसमें दो चीज़ याद रखनी है कि वो जो कार्यवाही होनी चाहिए वो गुड फेथ में होनी चाहिए, और दूसरा जो होना चाहिए वो जो आपका मजिस्ट्रेट होना चाहिए वो एम्पावर्ड नहीं होना चाहिए। और यहाँ से प्री में क्या क्वेश्चन बनता है कि प्री में क्वेश्चन बनता है कि आपका जो इरेगुलर प्रोसीडिंग्स है वो किस चैप्टर में दी गई है। चैप्टर 35 है, एंड आपका सेक्शन अगर पूछता है तो 460 से लेके आप 466 तक पूरा लिखेंगे, सिर्फ वहाँ 2 सेक्शन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपकी प्री की बात कर रही थी। तो आइए आपके क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और सेक्शन 460 में क्या क्या ग्राउंड्स हैं।
इशूइंग अ सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94, धारा 94 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना। तो यदि कोई मजिस्ट्रेट एम्पावर नहीं होते हुए भी सेक्शन 94 के अंडर आपका वारंट इशू कर देता है गुड फेथ में, तो भी ऐसा जो वारंट है वो सेटिसाइड नहीं होगा। ऑर्डरिंग द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 155, यदि कोई मजिस्ट्रेट एम्पावर नहीं है, ठीक है, अंडर सेक्शन 155 इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने के लिए, 155 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका नॉन कॉग्जिनेबल ऑफेंस की बात करता है कि नॉन कॉग्जिनेबल ऑफेंस में ऑर्डर पास किया जाता है, किस लिए, आपका इन्वेस्टिगेशन के लिए, और 154 आपका कॉग्जिनेबल ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, जो कि विदाउट ऑर्डर भी मजिस्ट्रेट के किया जाता है। और सेक्शन 155 में अगर कोई मजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर पास करता है जो कि एम्पावर नहीं है ऐसा ऑर्डर करने के लिए, और गुड फेथ में अगर वो कोई ऑर्डर पास कर देता है अंडर 155, तो भी आपका जो ऑर्डर है वो सेटिसाइड नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड में कि वो आपका मजिस्ट्रेट था वो एम्पावर नहीं था, बट उसने जो एक्ट किया वो गुड फेथ में किया है। ठीक है, आपका थर्ड पॉइंट है होल्डिंग एन इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 176, धारा 176 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना। कोई मजिस्ट्रेट अगर एम्पावर्ड नहीं है फिर भी वो गुड फेथ में इंक्वेस्ट करता है अंडर सेक्शन 176, मृत्यु समीक्षा करता है अंडर सेक्शन 176, तो भी ऐसा जो इंक्वेस्ट है आपका सेटिसाइड नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका इशूइंग प्रोसेस अंडर सेक्शन 187 फॉर एप्रीहेंशन ऑफ अ पर्सन within his jurisdiction for his having committed an offence outside the limits of such jurisdictions, means अपनी स्थानीय सीमाओं के अंदर के उस व्यक्ति को जिसने ऐसी अधिकारिकता की सीमाओं के बाहर अपराध किया है पकड़ने के लिए धारा 187 के अधीन आदेश का जारी किया है। तो ऐसी जो आदेशिका है वो किसी भी ग्राउंड पे, मतलब ऐसे ग्राउंड पे कि वो जो मजिस्ट्रेट था आपका एम्पावर नहीं था, ऐसे ग्राउंड पे आपका सेटिसाइड किसी भी कंडीशन में नहीं किया जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 191A और सेक्शन 191B। तो आपका जो धारा 190 यानी सेक्शन 190 सबसेक्शन 1A में आपका जो कॉग्निजेंस है वो आपका कंप्लेंट्स पे है, एंड आपका और आपका सेक्शन 190 सबसेक्शन 1B के अंडर जो आपका कॉग्निजेंस है वो आपका पुलिस रिपोर्ट पे लिया गया है, यानी आपका फर्स्ट ए में आपका कंप्लेंट पे है एंड सेक्शन 190 सबसेक्शन 1B में आपका पुलिस रिपोर्ट पे है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई मजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड नहीं है और गुड फेथ में कॉग्निजेंस लेता है तो आपका ऐसा जो कॉग्निजेंस है वो सेटिसाइड नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो जो मजिस्ट्रेट था वो एम्पावर नहीं था। ओके, नेक्स्ट है आपका मेकिंग ओवर अ केस अंडर सेक्शन 192 सबसेक्शन 2। तो आपका जो बात करता है किसी मामले को धारा 192 की उपधारा 2 के अधीन हवाले करना। तो यदि कोई मजिस्ट्रेट वो एम्पावर नहीं है और गुड फेथ में आपका कोई केस है आपका सेक्शन 192 सबसेक्शन 2 के अधीन अंदर, ठीक है, वो कोई भी केस आपका हवाले करता है मेकिंग ओवर अ केस अंडर सेक्शन 192 सबसेक्शन 2 के अंदर, तो आपका ऐसा जो प्रोसीडिंग्स है वो सेटिसाइड नहीं होगी। ओके, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि आपका जो मजिस्ट्रेट था वो एम्पावर नहीं था। टेंडरिंग अ पार्डन अंडर सेक्शन 306, ये क्वेश्चन प्री में एक बार नहीं कई बार पूछा, एक सेक्शन 94 वाला पूछा है और आपका कॉग्निजेंस से पूछा है और आपका ये पूछा है टेंडरिंग अ पार्डन अंडर सेक्शन 306। तो यहाँ से एक प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि आपका सेक्शन 306 दे देगा और पूछ लेगा क्या ये आपका प्रोसीडिंग्स को विटिएट करता है या नहीं करता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप करेक्ट आंसर चूज करेंगे, अदरवाइज आपका आंसर जो होगा वो रॉन्ग होगा। ओके, तो आपका जो टेंडरिंग अ पार्डर है अंडर सेक्शन 306 धारा 306 के अधीन क्षमादान करना। तो यदि कोई मजिस्ट्रेट एम्पावर ना होते हुए आपका गुड फेथ में यदि पर्डन देता है, ठीक है, अंडर सेक्शन 306, तो ऐसा जो पर्डन है वो सेटिसाइड नहीं किया जाएगा। ओके, रिकॉलिंग अ केस एंड ट्राइंग इट हिमसेल्फ अंडर सेक्शन 410 धारा 410 के अधीन मामले को वापस मंगाना और उसका स्वयं विचारण करना। ओके,
तो यदि कोई मजिस्ट्रेट एम्पावर नहीं है और वो गुड फेथ में ऐसा बिलीव करता है कि वो एम्पावर है और वो सेक्शन 410 के अधीन कोई भी मामला, कोई भी केस आपका वो वापस मंगाता है और स्वयं उसका ट्राई करता है, ठीक है, तो ऐसी केसेस में जो उसके द्वारा जो प्रोसीडिंग्स अपनाई जाती है वो सेट असाइड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है आपका सेलिंग प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 458 और सेक्शन 459। 458 और 459 के अधीन संपत्ति का विक्रय। तो यदि कोई मजिस्ट्रेट एम्पावर नहीं होते हुए और गुड फेथ में कोई प्रॉपर्टी सेल करता है अंडर 458 और 459, तो ऐसा जो सेल होगा वो आपका सेट असाइड नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये आपका 460 था। 460 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कम ही ग्राउंड थे, आपके 9 ग्राउंड्स थे, बट आपका इम्पॉर्टेंट है ये सेक्शन। ओके, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ केस देख लेते हैं, 460 से रिलेटेड है। और केस की अगर मैं बात करूँ तो केस लॉ के बिना कोई भी एग्ज़ाम आपका कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। आपका जो जुडिशियल का एग्ज़ाम होता है, अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो जो भी आपको केस याद हो उन्हें आप वहाँ मेंशन करिए। PC मिश्रा वर्सेज स्टेट CBI and another's. It was held that even if the magistrate was not empowered by law to tender a pardon and the order was passed in good faith, then such an order is protected under section 460 CRPC। मैंने बोला था ना पर्डन वाला पूछता ही पूछता है। देखिए इस केस में भी आ गया कि यदि कोई मजिस्ट्रेट आपका एम्पावर्ड नहीं है पर्डन देने के लिए और वो गुड फेथ में ये बिलीव करते हुए कि हाँ मैं ये पर्डन दे सकता हूँ, तो वो पर्डन दे देता है, देन उसके बाद उसका जो पर्डन है वो प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 460। ओके, उसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा। ललित चंद्र चौधरी वर्सेस एम्परर का केस है। द कलकत्ता हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट अपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फेथ which is expressly specified in the sections, there is also an implied requirement that such irregularity should not occasion a failure of justice। means आपका जो गुड फेथ होना चाहिए वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी जो मतलब आपका जो वर्क होना चाहिए वो गुड फेथ में ही होना चाहिए। अगर आपका जो वर्क होगा आप एम्पावर नहीं हैं ओके उस एक्ट को करने के लिए और आपका गुड फेथ भी नहीं है, तो आपकी जो इरेगुलरिटी है वो प्रोटेक्टेड नहीं होगी। ओके, इससे आपका जो जस्टिस है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इरेगुलरिटीज विच विटिएट प्रोसीडिंग्स सेक्शन 461। आपका जो प्रोसीडिंग्स है अंडर 461 वो आपका विटिएट करती है प्रोसीडिंग्स को। ऐसी इरेगुलरिटीज़ आपकी प्रोसीडिंग्स को विटिएट करती है। ओके, अब कहाँ विटिएट करती है तो 461 में जो भी ग्राउंड है आपके। 460 की अगर मैं बात करूँ तो विटिएट नहीं करती, वहाँ नॉट का यूज़ हुआ है, बट 461 में नॉट नहीं यूज़ हुआ है। ओके, तो आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी आंसर लिखिएगा तो ये चीज़ याद रखिएगा, पहले तो नहीं था देन उसके बाद हाँ हो गया, यानी आपका जो 460 है वहाँ नॉट का यूज़ किया गया है, देन उसके बाद आपका जो 461 है वहाँ नॉट का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग सेक्शन है, इसीलिए मैं बोलती हूँ इसे एक बार नहीं कई बार पढ़िए तभी ये याद होगा। ठीक है, तो 461 आइए देखते हैं आपका सेक्शन 461 है इनुमरेट 17 काइंड्स ऑफ इरेगुलरिटीज which vitiate the proceedings. It lays down if any magistrate who is not empowered to do so does any of the following things, his proceeding shall be void. This will happen when a magistrate who is not empowered to do so. अगर मैं सेक्शन 461 की बात करूं तो आपका जो 461 है 460 में आपके 9 ग्राउंड्स हैं, लेकिन जो 461 में वहाँ आपके 17 ग्राउंड्स हैं। ओके, 17 ग्राउंड्स जो कि ये बताते हैं कि ऐसी इरेगुलरिटीज़ जो आपके प्रोसीडिंग्स को विटिएट कर देती हैं और ऐसी सिचुएशन में जो प्रोसीडिंग्स होगी वो वॉइड हो जाएगी, यानी शून्य हो जाएगी। ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसको सेट असाइड किया जा सकता है। अब वो कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स है आइए देखते हैं। अटैचेस एंड सेल्स प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83। संपत्ति को सेक्शन 83 के अधीन कुर्क करना और उसका विक्रय करना, यानी अटैच करना और सेल करना। तो कोई भी मजिस्ट्रेट
जो कि आपका एथोराइज नहीं है सेक्शन 83 आपका प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने के लिए और उसे सेल करने के लिए, और वो ऐसा वर्क करता है भले ही वो गुड फेथ में क्यों ना किया हो, लेकिन जो उसकी प्रोसीडिंग्स है वो सेटिसाइड की जा सकती है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो वाइड होगी। ओके, आपका ये प्री में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा है, जो सेक्शन 83 के अंडर अगर कोई मजिस्ट्रेट एम्पावर नहीं होते हुए वर्क करता है तो क्या ऐसी प्रोसीडिंग्स को, ऐसी इरेगुलरिटीज़ के कारण आपकी जो प्रोसीडिंग्स है वो विटिएट होगी या नहीं होगी। ओके, तो आप ये माइंड में रखिएगा। देखिए मुझे जो क्वेश्चन याद है जो प्री में पूछे जा चुके हैं वो मैं यहाँ आपको बताती भी चल रही हूँ, ताकि आपका जो इस क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन प्रिपेयर्ड हो जाएंगे आपके प्री के, ठीक है। और मेंस का तो ऑलरेडी हो ही रहा है। आइए दूसरा देखते हैं। इशूज अ सर्च वारंट फॉर अ डॉक्यूमेंट, पार्सल्स और अदर थिंग्स इन द कस्टडी ऑफ अ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ के लिए तलाशी वारंट जारी करना। तो अगर मैं तलाशी वारंट की बात करूँ तो ये 93(2) में आपका इशू किया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई मजिस्ट्रेट आपका एम्पावर नहीं है और ऐसे सिचुएशन में आपका वो वारंट इशू कर देता है, तो आपका जो वारंट होगा वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और उसे सेट असाइड कर दिया जाएगा और जो प्रोसीडिंग्स होगी वो आपकी वाइड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है डिमांड सिक्योरिटी टू कीप द पीस। परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग करना। तो यदि कोई मजिस्ट्रेट जो कि आपका एम्पावर्ड नहीं है और वो गुड फेथ में ही आपका डिमांड करता है सिक्योरिटी की, ठीक है, कीप द पीस के लिए, तो भी ऐसे केसेस में जो प्रोसीडिंग्स होगी वो वाइड होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका प्री में डायरेक्ट पूछता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जितने भी ग्राउंड आपका 460 एंड 461 में दिए हुए हैं उसे अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। ये अक्सर एग्जाम में प्री में तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये 9 और 17 ग्राउंड्स अपने माइंड में रखिए। डिस्चार्ज अ पर्सन्स लॉफुली बाउंड टू बी ऑफ गुड बिहेवियर मीन्स आपका सदाचारी बने रहने के लिए विधि पूर्वक आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करना, ठीक है। तो यदि कोई मजिस्ट्रेट आपका डिस्चार्ज करता है किसी पर्सन्स को, ठीक है, सॉरी यहाँ एक मिस हो गया है। देखिए यहाँ मैंने सिक्योरिटी की बात की थी ना, डिमांड सिक्योरिटी टू कीप द पीस, उसके बाद था आपका डिमांड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर की बात की गई थी और ये मुझसे मिस हो गया था, उसके बाद मैं नीचे आ गई थी जस्ट। तो ये आपका डिमांड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर। तो यदि कोई मजिस्ट्रेट सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करता है, ठीक है, जिसके लिए वो एम्पावर्ड नहीं और ऐसे गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी की वो डिमांड करता है, तो उसके द्वारा जो की गई प्रोसीडिंग्स है वो वाइड होगी। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका डिस्चार्ज अ पर्सन्स लॉफुली बाउंड टू बी ऑफ अ गुड बिहेवियर। तो यदि कोई मजिस्ट्रेट, ठीक है, सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्व आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करता है जिसके लिए, ठीक है, वो उसके गुड बिहेवियर का उसको डिस्चार्ज करता है, तो ऐसी प्रोसीडिंग्स के लिए वो अथोराइज नहीं है और फिर भी उसे वो गुड फेथ में करता है, तो भी आपकी जो प्रोसीडिंग्स होगी वो वाइड होगी। सेक्शन 461 ही आपका बताता है कि क्या क्या प्रोसीडिंग्स है जो आपकी विटिएट करती है प्रोसीडिंग्स को, आपके जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं वो आपके प्रोसीडिंग्स को विटिएट करती हैं। तो ये सारी इरेगुलरिटीज़ है 460 में। कैंसिल आप बाउंड टू कीप द पीस मीन्स आपका परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत का रद्द करना है। मेक्स एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस आपका भरण पोषण के लिए आदेश देना। तो भरण पोषण के लिए यानी मेंटेनेंस के लिए आपका जो ऑर्डर होगा वो मेरे अकॉर्डिंग जेएम फर्स्ट आपका देता है। मेरे अकॉर्डिंग क्या आपका सेक्शन 125 में आपका ये क्लियरली मेंशन है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंडर सेक्शन 125 आपका मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर करता है। ओके, तो अगर उसके अलावा कोई और करता है जो कि आपके गुड फेथ में आप उसको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ और ये ऐसा करता है, तो उसे सेट असाइड कर दिया जाएगा फॉरन। मेक्स एन ऑर्डर एज टू अ लोकल न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 स्थानीय न्यूसेंस के बारे में धारा 133 के अधीन आदेश देना। ओके, एंड नेक्स्ट है प्रोहिबिट्स द रिपीटेशंस और कंटिन्यूएंस ऑफ अ पब्लिक न्यूसेंस अंडर सेक्शन 143 लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने की धारा 143 यानी 143 के अधीन प्रतिषेध करना है। नेक्स्ट है आपका मेक्स एन ऑर्डर अंडर पार्ट सी और पार्ट डी of chapter 10 that is regarding under urgent cases of nuisance or
apprehended danger or as regard dispute as to immovable property मीन्स आपका चैप्टर 10 के भाग सी और भाग डी, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, पार्ट सी एंड पार्ट डी, ठीक है, के अधीन आदेश देना। तो यदि कोई इन चैप्टर 10 के पार्ट सी और डी के तहत आदेश देता है, कोई भी मजिस्ट्रेट जो कि इम्पावर नहीं है, तो ऐसे केसेस में उसके द्वारा जो ऑर्डर पास किया जाता है वो इरेगुलरिटीज़ के कारण जो आपका प्रोसीडिंग को विटिएट कर देगा। ओके, देन आपका टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 190 सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 सी। अब अगर मैं सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 सी की मैं बात करूं तो ये सू मोटो की बात करता है, ठीक है। सू मोटो पे कोई भी मजिस्ट्रेट अगर कॉग्निजेंस लेता है तो आपका वो सेट असाइड किया जा सकता है, वो आपका वॉइड होगा, ठीक है, अगर वो उसके लिए अथोराइज नहीं है, ठीक है। आपका आइए नेक्स्ट देखते हैं, ट्राइस एंड ऑफेंडर्स मीन्स किसी अपराधी का विचारण करना। अब अगर कोई मजिस्ट्रेट आपका कॉम्पिटेंट ही नहीं है किसी अपराधी का विचारण करने के लिए और वो उस अपराधी का विचारण कर देता है, तो भी वो विचारण आपका उस पर आपका रेस जुडिकाटा का जो नियम है वो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं था। तो ऐसे केसेस में भी जो उसका ट्रायल होगा वो आपका वॉइड हो जाएगा। ट्राइज एंड ऑफेंडर समरली मीन्स किसी अपराधी का संक्षेपता विचारण करना। passes a sentence under section 325 on proceedings recorded by another magistrate means आपका किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कार्यवाही पर सेक्शन 325 के अधीन दंडादेश पारित करना है। एंड नेक्स्ट है आपका डिसाइड्स एंड अपील्स मीन्स आपका अपील का विनिश्चय करना है। नेक्स्ट है आपका कॉल फॉर प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 397 एम कार्यवाही को सेक्शन 397 के अधीन मंगाना अथवा अब उसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, किसी भी प्रोसीडिंग्स को आपका 397 के अंदर आपका मंगाना है, जो भी उसे वापस मंगाता है तो ऐसे में भी आपका जो प्रोसीडिंग्स है वो आपका वॉइड होगी। एंड नेक्स्ट है आपका रिवाइज एन ऑर्डर पासेस अंडर सेक्शन 446 सेक्शन 446 के अधीन पारित आदेश का पुनरीक्षण करना, ठीक है, रिवाइज करना। तो जो भी ऐसे ऑर्डर 446 के अंदर आपका रिवाइज करता है तो ऐसे में आपकी जो इरेगुलरिटीज़ के कारण आपकी जो प्रोसीडिंग्स है वो विटिएट हो जाएगी, ठीक है, और वो वॉइड होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ आपके 17 ग्राउंड्स कंप्लीट होते हैं और ये लास्ट कोई ग्राउंड नहीं है, ये आपको ये बताया गया है इफ़ एनी ऑफ द अबव इरेगुलरिटीज़ एग्जिस्ट, यानी आपकी जो 17 इरेगुलरिटीज़ है वो एग्जिस्ट होती है, द प्रोसीडिंग्स आर वॉइड, और जो प्रोसीडिंग्स हुई है उसके उस इरेगुलरिटीज़ के कारण, ठीक है, जो भी प्रोसीडिंग्स हुई है वो आपकी वॉइड होगी। एंड नो क्वेश्चंस ऑफ गुड फेथ एराइसेस, और वहाँ आपका गुड फेथ का कोई भी क्वेश्चन आपका एराइज नहीं होगा, ठीक है, कि नहीं मैंने तो ये एक्ट गुड फेथ में किया था, मुझे नहीं मालूम था, मैं अथोराइज नहीं हूँ, ठीक है, या फिर मुझे पावर नहीं है ये करने की, तो वहाँ आपका जो ऐसा जो क्वेश्चन है वो इमटेरियल है, ठीक है। सच प्रोसीडिंग्स हैव नो एग्जिस्टेंस इन द आइस ऑफ लॉ, और ऐसी प्रोसीडिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है आपकी विधि की नज़रों में। एंड नीड नॉट बी सेट असाइड सुपीरियर कोर्ट्स, और उसकी कोई जरूरत नहीं है कि सुपीरियर कोर्ट द्वारा उसे सेट असाइड किया जाए, वो ऑटोमेटिक आपकी वॉइड है। ओके, आपकी इससे रिलेटेड एक केस देख लेते हैं 461 से रिलेटेड। तो यहाँ आपका देखिए दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गया है, एक आपका क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। तो आपका जो केस लॉ है आज का, गोविंद राम वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, in cases of initial lack of jurisdiction to the magistrate, no questions of error of good faith arises, as such proceedings have no existence in the eyes of law. It is not each and every irregularity that goes to vitiate the trial of a criminal cases. It is only that irregularity which has the character of irregularity and which goes to the root of the case and vitiate the trial. Such instances
आर मेंशन अंडर सेक्शन 461 ऑफ द कोड। यानी आपका जो सीआरपीसी का सेक्शन 461 में जो भी आपके 17 ग्राउंड्स दिए गए हैं, इन 17 ग्राउंड्स में अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स इरेगुलरिटीज़ के कारण होती है तो वो आपकी ऑटोमेटिक वॉइड होगी। उसे सेट असाइड कराने के लिए किसी कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसी प्रोसीडिंग्स की कोर्ट की वैल्यू में, लॉ की वैल्यू में लॉ के ओपिनियन में कोई वैल्यू नहीं है आपकी, ठीक है। वो उसकी जो वैल्यू है वो 0 है, ओके। तो ये आपका 460 एंड 461 आपका यहाँ कवर होता है। यहाँ आपका जो पूरा एक क्वेश्चन था आज का वो कवर होता है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो आपको तो या तो आप लोग उसे ग्रुप पे पोस्ट करिएगा, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी उसे पोस्ट कर सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। तो कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेंस आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ओके। मैं डेली करती हूँ, आप भी शुरू हो जाइए। थैंक यू।